नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। डीआईजी मॉडल और मेल की बात करें उससे पहले एक वीडियो दिखाता हूं। बस इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यूपी में मुजरिम क्यों बेलगाम है और क्यों वो पुलिस से नहीं डरते। पिछले हफ्ते कानपुर में एक बिजनेसमैन ने अपनी ही पत्नी को अगवा कर उसका कत्ल करवा दिया था। बाद में जब उस पति को थाने लाया जाता है तो देखिए कि थाने के अंदर सीओ साहब को उस पर कैसे प्यार आता है और कैसे वो उसका माथा चूमते हैं। जरा देखिए और सुनिए भी। पहले जरा इसे देखिए, फिर इसे सुनिए। कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए, चले गए। अब इसी पति को अपनी ही बीवी के कातिल के तौर पर देखिए। अब जरा यूपी पुलिस की ये अदा देखिए। सच में ये यूपी पुलिस का ही दम हो सकता है जो बाकायदा कैमरे के सामने ऐलानिया किसी आरोपी कातिल का यूं माथा चूमे, उसे पुचकारे, उसे यूं प्यार भरी नजरों से देखे, उसके साथ हमदर्दी बरते और फिर लगे हाथ कानून से जरा हटकर अपना प्रवचन भी सुना दे। भूल सबसे हो सकती है, अपराधी नहीं जीवन कर रहा ना बात करेगा, नहीं करोगे, नहीं करोगे। राकेश भाई इधर देखिए। अब बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना, ठीक है ना। अब आप बताइए, क्या हिंदुस्तान के किसी थाने में कभी ऐसा मंजर इससे पहले आपकी आंखों ने देखा है? यूं इस तरह प्यार भरी नजरों से कत्ल जैसे संगीन जुर्म के आरोपी को किसी पुलिस अफसर को ताकते देखा है? देख भी कैसे सकते हैं? ये कमाल तो बस अपनी यूपी पुलिस ही कर सकती है। इनका नाम सीके नायर है। ये कानपुर के उसी स्वरूप नगर थाने के सीओ हैं जिस इलाके में पीयूष ने अपनी ही बीवी ज्योति को अपने ड्राइवर और उसके साथियों से सुपारी देकर ठिकाने लगवा दिया था और नाटक ये किया कि उसकी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया है। मगर बाद में जब भेद खुल गया तो पीयूष को गिरफ्तार कर स्वरूप नगर थाने लाया गया। ये तस्वीर उसी थाने के अंदर की है। थाने में चूंकि पीयूष मौजूद था लिहाजा सारे कैमरे भी थे। सीओ साहब को तो होना ही था, मगर उसके बाद जो हुआ वो नहीं होना था। पता नहीं सीओ साहब अचानक कैसे संत की भूमिका में आ गए और कहने लगे कि गलतियां तो सभी से हो जाती, बेटा आप गलती मत करना। भूल सबसे हो सकती है, अपराधी नहीं जीवन कर रहा ना बात करेगा, नहीं करोगे। राकेश भाई नहीं करोगे। राकेश भाई इधर देखिए। अब बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना, ठीक है ना। कमाल है सीओ साहब, आपकी नजर में कत्ल जैसा संगीन जुर्म भी बस गलती भर है। आप तो वर्दी वाले हैं, कानून जानते ही होंगे, फिर कैसे भूल गए कि इसी गलती वाले कत्ल के लिए कानून में मौत तक की सजा तय है। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राज्य सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हों, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। बस फर्क ये था कि आप कत्ल के बारे में बात कर रहे हैं और वो बलात्कार के बारे में बोल रहे थे। लड़के लड़कियों अब बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप ऐसे कानूनों को बदलने की। 50 साल से भी उम्रदराज सीनियर आईपीएस अफसर और मुंबई पुलिस के डीआईजी सुनील पारस्कर एक नहीं 2 मॉडल से घिरे हुए थे। एक मॉडल ने तो खैर उन पर रेप का ही इल्जाम लगा रखा है, जबकि दूसरी मॉडल के बारे में कहा जा रहा है कि उसके साथ नजदीकी की वजह से ही
पहली मॉडल से उनका झगड़ा हुआ और ये दूसरी मॉडल कोई और नहीं बल्कि वही पूनम पांडे हैं जिन्होंने 2011 में ये ऐलान कर हर एक को चौंका दिया था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत लेती है तो वो कपड़े उतार देंगी। मुंबई पुलिस का एक डीआईजी की 2 मॉडल दोस्त। एक मॉडल दोस्त का डीआईजी पर रेप करने का इल्जाम। दूसरी मॉडल के साथ डीआईजी के इश्क की दास्तान। कहीं 2 मॉडल के बीच फंस तो नहीं गए डीआईजी? कहीं 2 मॉडलों की आपसी लड़ाई का शिकार तो नहीं हुए डीआईजी? आखिर क्या है मुंबई की सबसे ताजा डर्टी पिक्चर का सच? डीआईजी और पीड़ित मॉडल के ईमेल से नया खुलासा। पिछले महीने एक मॉडल ने मुंबई पुलिस के डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का इल्जाम लगाकर हर एक को सन्न कर दिया। सीनियर आईपीएस अफसर पारस्कर पर इल्जाम है कि एक मॉडल ने किसी मामले में उनसे मदद ली थी। इसी के बाद डीआईजी ने उसका गलत फायदा उठाया। उन्होंने धीरे धीरे उस मॉडल से दोस्ती की और फिर उसका रेप कर दिया। मॉडल के इस इल्जाम के बाद सख्ते में आई मुंबई पुलिस ने फौरन डीआईजी सुनील पारस्कर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस गुने में जो विटनेसेस थे, जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट में बताया था, जो एलिगेशन किए थे उसमें, उसके बारे में जो प्लेसेस थे, प्लेसेस आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं और वहाँ के जो विटनेसेस थे, वो जो रिलेटेड विटनेसेस है, उनके स्टेटमेंट लिए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि मामला लगभग साल भर पहले का है। तब सुनील पारस्कर नॉर्थ रीजन के एडिशनल कमिश्नर हुआ करते थे। उसी वक्त वो उस मॉडल के संपर्क में आए थे। इसके बाद जांच और जैसे जैसे आगे बढ़ी, नए नए खुलासे सामने आने लगे। इनमें सबसे बड़ा खुलासा है इस केस से बिंदास मॉडल पूनम पांडे का कनेक्शन। हो गया, मिल गया, स्माइल अच्छी है। क्या पूनम पांडे की वजह से आया डीआईजी और मॉडल के रिश्ते में खटास? क्या डीआईजी ने पूनम पांडे के कहने पर मॉडल के साथ किया बुरा सलूक? क्या पूनम पांडे हैं इस डर्टी पिक्चर के पीछे की असली वजह? दरअसल जिस मॉडल ने डीआईजी पर रेप का इल्जाम लगाया है, उनकी पहचान भी पूनम पांडे की तरह ही बिंदास मॉडल की है। और कमाल यह है कि रेप के इस मामले की जांच के दौरान अब यह खुलासा हुआ है कि डीआईजी सुनील पारस्कर और पीड़ित मॉडल के बीच मेल पर हुई बातचीत में बार बार पूनम पांडे का नाम आता था। मेल के मजमून से ऐसा लगता है जैसे पीड़ित मॉडल को यह शक था कि डीआईजी और पूनम पांडे एक दूसरे से प्यार करते हैं और पूनम पांडे की वजह से ही डीआईजी उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। चूंकि ये मेल इस केस में अहम सबूत है, लिहाजा मुंबई पुलिस पूनम पांडे से भी पूछताछ कर सकती है। वैसे इस मेल को पढ़कर यह साफ हो जाता है कि डीआईजी और पीड़ित मॉडल एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर डीआईजी साहब और मॉडल के बीच इस मेलबाजी का सच है क्या। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। 50 कप का पार कर चुके डीआईजी साहब और पीड़ित मॉडल एक दूसरे से फोन, एसएमएस और ईमेल के जरिए संपर्क में रहते थे। ऐसे ही कई ईमेल्स आज तक के हाथ लगे हैं। इन्हें पढ़ने के बाद साफ हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और पूनम पांडे को लेकर इनके रिश्ते खराब हो रहे थे। इस ईमेल में एक जगह तो पीड़ित मॉडल ने डीआईजी को जमाने के सामने नंगा तक करने की बात कही है। आज तक के पास मुंबई पुलिस के डीआईजी सुनील पारस्कर और पीड़ित मॉडल के बीच ईमेल पर हुई बातचीत के वो हिस्से मौजूद हैं जिनमें बार बार पूनम पांडे का जिक्र किया गया है। डीआईजी को भेजे ईमेल्स में पीड़ित मॉडल ने इल्जाम लगाया है कि 2 मई 2014 को
अश्लील हरकतों के इल्जाम में पूनम पांडे पर कड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि सुनील पारस्कर ने उसकी सिफारिश की थी। इस मेल से यह भी साफ हो जाता है कि पीड़ित मॉडल को शक था कि डीआईजी और पूनम पांडे के बीच नजदीकी रिश्ता है। 27 जून को पीड़ित मॉडल और सुनील पारस्कर के बीच जो मेल हुए उसमें दोनों के बीच झगड़े की वजह पूनम पांडे नजर आ रही है। देखिए इस मेल में कैसे डीआईजी पूनम पांडे को लेकर सफाई दे रहे हैं। मैं तुम्हें फिर बताना चाहता हूँ कि मैंने उस पूनम पांडे को कभी नहीं देखा और कभी उससे बात नहीं की और ना ही अपनी पूरी जिंदगी में किसी पुलिस स्टेशन में उसके लिए कोई बात की है। मुझे नहीं पता तुम्हें ये गलत बातें कौन बता रहा है और तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि कोई और पुलिस वाला जो फिल्मी दुनिया का करीबी हो उसने पूनम की मदद की हो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं वो नहीं हूँ। मुझे तो यह भी नहीं पता कि क्या और कब हुआ। अगर तुम पूनम पांडे वाले मामले की तारीख देखो और पासपोर्ट पर मेरी लोकेशन देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं 25 अप्रैल से 2 जून तक विदेश में था। तुम अगर जांच करना चाहो तो मैं तुम्हें अपना फ़ोन दिखा सकता हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास उसका कोई नंबर तक नहीं है और उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं उसकी मदद करूँगा। सवाल ही नहीं उठता। कोई मूर्ख तुम्हें गलत खबरें दे रहा है। इस मेल के ठीक आधे घंटे बाद पीड़ित मॉडल का धमकी भरा जवाब आता है। मैं कसम खाती हूँ कि मैं मीडिया में अपनी बात रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के सामने तुम्हें नंगा करूं। मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि ये मेरी पब्लिसिटी पाने का तरीका है। तुम और पूनम प्रचार के लिए मरते हो। अब मैं तुम्हारी बहन हो गई। हाँ, तुम मुझे हर ईमेल में अपना असली रंग दिखा रहे हो। कभी तुम मुझको धमकाने लगते हो और अब मुझे जज्बाती बातों में उलझा रहे हो। मैंने तुम्हें देख लिया है और अगर मैंने एक भी बात तुम्हारे खिलाफ की होती तो तुम मुझे जेल में ठूंस चुके होते। अब ये ड्रामा मीडिया को दिखाना। आधिकारिक रूप से मामला दर्ज कराने के लगभग 1 महीने पहले ही शिकायतकर्ता मॉडल ने ईमेल के जरिए डीआईजी पारस्कर को धमकी दी थी कि वो मीडिया के जरिए उसे बदनाम करेगी और पुलिस में मामला भी दर्ज कराएगी। लेकिन जिस तरह से डीआईजी पारस्कर ईमेल पर उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कतई ये नहीं लग रहा है कि वो एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की जुबान बोल रहे हैं। पीड़ित मॉडल के धमकाने के बाद डीआईजी दोबारा उसे समझाते हैं और कहते हैं कि पूनम पांडे से उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरे शब्द वही हैं और वही सच है, सिर्फ सच। मैं पूनम पांडे को नहीं जानता और मैं ना तो उससे कभी मिला हूँ ना ही उससे कभी बात की है। पूनम पांडे से मेरे परिचय का एक भी सबूत दे दो तो जो सजा तुम मुझे देना चाहो मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें जज्बाती नहीं बना रहा, मैंने जो कहा वही सच है। मगर 27 जून की शाम पीड़ित मॉडल डीआईजी से एक बार फिर कहती है कि पूनम पांडे की वजह से वो तनाव में है। तुमने कभी मेरी कोई निजी मदद नहीं की है। तुम पुलिस के आला अधिकारी थे और तुमने पुलिस वाला होने के नाते सब कुछ किया। मैं जिस तरह जुल्म से गुजरी हूँ उसकी वजह तुम और पूनम पांडे हैं। अब इंतजार करो और देखो, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा मिलेगी। अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जवाब मत देना। गुड बाय। दरअसल पूनम पांडे को लेकर डीआईजी सुनील पारस्कर और पीड़ित मॉडल के बीच मुश्किलें इस साल जून में ही शुरू हो गई थी। ईमेल पर यह सिलसिला 28 और 29 जून को भी जारी रहा। ये सिर्फ तुम हो जो प्रचार के लिए किसी के दबाव में काम कर रहे हो। प्लीज मेरे साथ दांव खेलना बंद करो। भगवान के लिए मेरे पास ढेरों सबूत है और मुझे प्रचार की चाहत नहीं रही। अगर होती तो मैं तुम्हें अपने मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इसे देश का सबसे बड़ा मामला बनाकर ही सुर्खियां बटोर ली होती। लेकिन ये मैं हूँ, पूनम पांडे नहीं। ओके? इस मेल के ठीक 34 मिनट बाद डीआईजी साहब इसका जवाब देते हैं। तुम्हारे ईमेल के मुताबिक अब हम आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मैं हमेशा मौजूद हूँ। वैसे मेरा आखिरी संदेश है। ऐसा करने से पहले मैं अपने शब्द दोहराता हूँ कि मैं पूनम पांडे को नहीं जानता। मैंने पहले भी उसके लिए कुछ भी नहीं किया और आगे भी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं किसी भी तरह की पड़ताल के लिए तैयार हूँ। अगर तुम अपने संतोष के लिए उन्हें जांचना चाहो तो मैं अपने सारे फ़ोन रिकॉर्ड्स दे दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। मैंने तुम्हारे सारे मैसेज डिलीट कर दिए हैं और अब मैं किसी भी वजह से तुम्हारा जिक्र या तुम्हारा नाम तक नहीं लूँगा। पर इसके बावजूद मेल पर दोनों के बीच बहस का दौर अगले दिन भी जारी रहता है। मॉडल ने एक बार फिर डीआईजी को मेल किया।
मुझे पता है कि किसने कब और कहां क्या क्या गलत किया है। अब ये मेरे और तुम्हारे रसूख के बीच की बात है। अपने तरीके से काम करने को तैयार हूँ। जब मैं नोटिस भेज रही हूँ तो मैसेज या फोन का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम उसे एक वकील मुहैया करा दो ताकि वो मुझ पर मानहानि का दावा कर सके। और हाँ, चिंता मत करो, मेरे पास ढेर सारी वीडियो क्लिप्स हैं। अगर हालात मेरे हाथ से बाहर निकले तो वो न्यूज चैनलों पर चलेंगी। शिकायतकर्ता मॉडल ने धमकी दिया कि उसके पास वीडियो क्लिप के रूप में कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जो कि पारस्कर के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के दौरान भी उसने पुलिस को बताया कि उसके पास कुछ ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो कि उसके दावों को पुख्ता करती हैं। हालांकि अभी तक उसने पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं सौंपा है। हालांकि इस मेल के बारे में जब पूनम पांडे से आज तक ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से तो मना कर दिया, मगर इतना जरूर कहा, हो गया, मिल गया, स्माइल अच्छी है। मैं डीआईजी सनील पारस्कर या शिकायत करने वाली मॉडल से कभी नहीं मिली हूँ। मुझे नहीं पता इस मामले में मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस मामले से मेरा नाम जल्द साफ हो और इसके लिए मैं पुलिस के जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। वैसे इस मामले में अब तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक पीड़ित मॉडल और पूनम पांडे ने सोशल मीडिया ट्विटर पर भी एक दूसरे को कुछ ट्वीट्स भेजे थे। ऐसे में मुंबई पुलिस ये जानना चाहती है कि पूनम पांडे का इस केस और आरोपी यानी डीआईजी से क्या रिश्ता है। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।